This conference will now be recorded. हाँ जी। बेसिकली हमने करना क्या है कि आज हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 1 2 हमने पहले कर लिया हुआ, वैसे ये किए हुए हैं, बस इनके बुक से पढ़ने की रीडिंग रहती है। तो इनमें से आपका जो पेपर है ना, वो कवर जो होगा पेपर में, वो 20 to 30 मार्क्स का पेपर कवर होगा। ठीक है, तो ये मुश्किल नहीं है, आसान से टॉपिक्स हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से कवर करेंगे तो ये काम काफ़ी ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। ठीक होगी बात? तो हम चैप्टर नंबर 1 अभी करते हैं और 2 को आपने करना है साथ, और तीसरा चैप्टर मैं कल करवा दूंगा। तो इस तरह से ये 3 चैप्टर के फिर कलेक्टिवली इसका आज मैं यानी सुबह 9 बजे आपको टेस्ट भी शेयर करूंगा जो आपने हल करना होगा चैप्टर नंबर 1 का। तो फिर उसको डिस्कस भी करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में बेसिकली अगर आप आए तो यहाँ से भी कभी-कभी वो एक क्वेश्चन बना लेता होता है, और मैं आपको जब टेस्ट दूंगा तभी यहाँ से एक कुछ क्वेश्चन बना कर दूंगा। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर 2 टर्म्स के मतलब बताए हुए हैं। एक बुक कीपिंग क्या चीज़ है और एक अकाउंटिंग क्या चीज़ है। ठीक है, मैं दोनों के बारे में बताता हूँ आपको। जो बुक कीपिंग है, ये किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को कहते हैं। बुक कीपिंग क्या है? ये क्या है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करने को कहते हैं। अगर मैं इसको सादा अल्फाज में बताऊं तो जर्नल एंट्रीज, लेजर बनाना, ये बुक कीपिंग है। यानी किसी भी ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स के अंदर, तो जर्नल एंट्री पास करते हैं, तो उसको बुक कीपिंग कहा जाता है। तो ये क्या होता है कि रिकॉर्ड आ ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड आ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग बुक्स। और दूसरी टर्म यहां पर है अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग टर्म है उसका मतलब है रिकॉर्ड भी करना, रिकॉर्ड करना, फिर उसका एनालिसिस करना, उसके ऊपर रिपोर्ट देना। मतलब ये सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का नाम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग के अंदर आती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बुक कीपिंग ब्रॉडर टर्म है या अकाउंटिंग एक ब्रॉडर टर्म है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक फंक्शन है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक फंक्शन है। तो अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर टर्म। अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर टर्म, मतलब अकाउंटिंग बहुत वास्ट है और अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग है। गॉट इट? उसके बाद अगर हम देखें कि हमने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग साइकिल का मतलब होता है सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन अकर होती है, समथिंग हैपनिंग इन द बिजनेस। उस ट्रांजैक्शन को हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट टाइम जब हम किसी बुक में रिकॉर्ड करते हैं किसी ट्रांजैक्शन को, उसे हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कहते हैं। फिर उसके बाद लेजर्स बनाए जाते हैं। लेजर्स के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद हम कुछ एडजस्टमेंट के बाद, आफ्टर एडजस्टमेंट कुछ एडजस्टमेंट करते हैं और फिर हम बना देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
तो बात समझ लगी है ना। यानी ट्रांजैक्शन होती है, फिर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर लेजर्स बनाए जाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस, और फिर कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये सारी चीजें आपको पता है। ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये दो टाइप की होती है। ट्रांजैक्शन कहते हैं किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, मतलब कोई लेन देन कर रहे हैं हम किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को। अब इंटरेस्टिंग बात देखें कि ट्रांजैक्शन एक होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसको आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी कहते हो, जिसको आप मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी कहते हो। याद रखें, यहां पर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन ये आपस में मिल नहीं है इकट्ठे। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन, और एक होती है कैश ट्रांजैक्शन और नॉन कैश ट्रांजैक्शन, वो दोनों बिजनेस ट्रांजैक्शन है। कैश और नॉन कैश और चीज का नाम है। फिर है जनाब नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन। पेपर में सवाल आ सकता है कि आपको ट्रांजैक्शन बताई होगी नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। बात समझ लगी ना। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको हम बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको हम बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। जिसे सेल हुई, परचेज हुई, मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको रिकॉर्ड करना है बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, मतलब जिसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं, वो बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है। और ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं करना, नो रिकॉर्ड इन बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको हम कहते हैं नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन। मिसाल के तौर पे जितनी भी हम सेल करें, परचेज करें बिजनेस की, वो सारी की सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। सैलरी पे करो, जिस जिसकी भी हमने एंट्री आज तक पास की है ना, वो सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसे होती है? जैसे अपॉइंट अ कैशियर, आपने कैशियर अपॉइंट किया, इसकी तो कोई एंट्री पास नहीं करते ना हम। अपॉइंट अ कैशियर। टेकिंग अ सेल ऑर्डर, हमें सेल ऑर्डर मिला, कोई एंट्री पास नहीं होगी जब तक के सेल करें ना। हमने परचेज ऑर्डर दिया, जब तक परचेज नहीं करेंगे या कोई हमारा कैश इन आउट नहीं होगा, या जब तक कोई एक्टिविटी नहीं होगी, कोई अकाउंटिंग हेड डिस्टर्ब नहीं होगा, हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगी। वो ऑनर ने अपने पैसों से अपने घर का बिल दे दिया, ऑनर ने अपने पैसों से अपने घर का बिल दे दिया, नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन। ऑनर ने अपने घर का बिल बिजनेस के पैसों से दे दिया, बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि अब एंट्री होगी ड्रॉइंग्स टू कैश। ये बात समझ लगी है? तो बिजनेस और नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है, ज्यादा स्पीड तो नहीं है, मुझे बता दीजिएगा। जी जी। सेल ऑर्डर किसे कहते हैं, क्या बताया आपने? सेल ऑर्डर नॉन, मैं तो सपोज दैट हमें ऑर्डर मिला कि हमने जी 5 लाख यूनिट खरीदने हैं, तो जब तक वो हमसे खरीदेगा नहीं, हम उसे बेचेंगे नहीं, हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो नहीं करेंगे ना। तो सेल ऑर्डर हमें मिला है, तो ये नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि जी 5 लाख यूनिट खरीदने हैं। जब हम उसको बेचेंगे, एक्चुअल में चीजें हमारी जाएंगी, तब अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग होगी, तब बिजनेस ट्रांजैक्शन बनेगी। ओके होगी बात? ओके सर, ओके सर।
चलें जी, आगे टाइप्स ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन में एक होती है सिंपल ट्रांजैक्शन, और एक होती है कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। सिंपल ट्रांजैक्शन का मतलब दो तरह से बनता है। पहली बात, हमने जब भी कोई सेल परचेज की कैश के ऊपर, सेल परचेज की कैश के ऊपर, तो सेल की या परचेज की, सेल की या परचेज की, सिंपल एक एंट्री पास करेंगे कैश टू सेल या परचेज टू कैश। ये एक सिंपल एंट्री है, मतलब इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये एक दफा ट्रांजैक्शन अकर होगी, बस खत्म। दोबारा फिर से इस ट्रांजैक्शन का इतना लिंक नहीं होता अनटिल एंड अनलेस के से रिटर्न हो जाए या परचेज रिटर्न हो। अदरवाइज ये ट्रांजैक्शन हमने पास की, इसके बाद इस ट्रांजैक्शन का कोई रोल नहीं होता। जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन होती है ना, ये दो तरह से हो सकती है। एक कि जब हम सेल करें, मिस्टर ए टू सेल 5000, और ये ट्रांजैक्शन अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब मिस्टर ए ने पैसे देने हैं दोबारा फिर इसकी एंट्री पास होनी है, कैश टू मिस्टर ए। मतलब पहले हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर स्टिल इस ट्रांजैक्शन के किसी एलिमेंट की इन्वॉल्वमेंट फ्यूचर में रहती है, हम उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, कंपाउंड ट्रांजैक्शन। और अगर कैश टू सेल होता, सेल होगी खत्म, उसके बाद उस पार्टी का नाम तो हम लिखते ही नहीं है। क्लियर होगी बात? फिर सिंपल ट्रांजैक्शन में क्या होता है, एक दफा ट्रांजैक्शन होती है, बात खत्म कर देते हैं, उसके बाद उसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, या इसका डेबिट और क्रेडिट साइड पर एक ही एलिमेंट आ रहा होता है। जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन होती है वो बेसिकली क्रेडिट वाली होती है, बेसिकली क्रेडिट वाली होती है, ये बाद में भी उसकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। फिर उसके बाद एक होती है वन ऑफ, और एक होती है ऑन गोइंग। वन ऑफ का मतलब भी ऑलमोस्ट सिंपल जैसा ही होता है। वन ऑफ मतलब एक दफा ट्रांजैक्शन हुई, उसके बाद दोबारा वो ट्रांजैक्शन नहीं होती। एक दफा ट्रांजैक्शन हो गई तो एक ही बार बस आपने मशीन खरीदी तो मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, फर्नीचर खरीदा फर्नीचर टू कैश। लेकिन जो ऑन गोइंग होती है, ये बेसिकली हम ना रेगुलरली बेसिस पे ये ट्रांजैक्शन अक्कर हो रही होती है, ऑन गोइंग चलती रहती है। जैसा कि हम मंथली रेंट पे करते हैं, तो हर महीने एक एंट्री पास करेंगे रेंट टू कैश उसी अमाउंट से। वन ऑफ का मतलब है एक दफा, और ऑन गोइंग का मतलब है चलती रहेगी आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे सैलरीज पे करते हैं, ये ऑन गोइंग ट्रांजैक्शन है। जैसे हम रेंट पे करते हैं, ये ऑन गोइंग ट्रांजैक्शन है। ये हम हर महीने पे करते हैं, सैलरीज हर महीने पे करते हैं। क्लियर होगी बात? फिर ट्रांजैक्शन होती है कैपिटल, और एक होती है रेवेन्यू। ये आपको पता है, कैपिटल ट्रांजैक्शन दो टाइप की होती है, एक होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, और एक होती है कैपिटल रेवेन्यू की। आप रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट लिख लें, रेवेन्यू क्योंकि नाम मिक्स ना हो जाए। कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल ऐसे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये आपने पढ़ा हुआ पहले, और रेवेन्यू रिसीट। अब सुनिए जरा, ऐसा खर्चा जो हमें मोर देन 1 ईयर तक बेनिफिट दे, जैसे कोई एसेट खरीद लेना, जिसे हम नॉन करंट एसेट कहते हैं, फर्नीचर खरीद लेना, या उनके ऊपर कोई ऐसा खर्चा किया जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर तक मिले, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, मोर देन 1 ईयर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मोर देन 1 ईयर में क्या आएगा, कोई आपने फर्नीचर खरीद लिया,
कोई मशीन खरीद ली, या ऐसा खर्चा जो मोर देन 1 ईयर तक चलता रहे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर। ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट 1 साल या 1 साल से कम के लिए काउंट हो। जैसे कि रेंट है, हम हर महीने रेंट हमें देना पड़ता है, ये नहीं कि एक दफा रेंट दे और सारी जिंदगी रहते रहें। सैलरीज हैं, हर महीने देनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद रिपेयर वगैरह है, ये साल में पता नहीं कितनी दफा करवाना पड़ता है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर बिल्कुल ऐसा कैपिटल रिसीट, हमें कोई पैसे मिले मोर देन 1 ईयर के लिए। जैसे कि आपने लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, तो आपको रिसीट तो हुए, पैसे मिले हैं आपको, और आपने जब पे करने हैं वो आप देखी जाएगी 5 साल बाद या 10 साल बाद। या कोई ऐसा रेवेन्यू, जो कोई ऐसी इनकम जो आपने हर साल या हर महीने नहीं अक्कर होगी, बल्कि कोई 2 साल बाद, 5 साल बाद या 4 साल बाद, उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसीट। और रेवेन्यू शीट क्या है? लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर। जैसा कि आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो हर महीने मिल रहा होगा या हर साल मिल रहा होगा। सेल्स अब हर साल कर, महीने में पता नहीं कितनी दफा करते हो, ये भी हमारी रेवेन्यू रिसीट है। डेटर से पैसे लेना रेवेन्यू रिसीट है। रिसीट का मतलब है बेसिकली पैसे मिलना, वसूली होना, और ऐसे पैसे जो आपको फ्रीक्वेंटली मिलते रहते हैं, रेवेन्यू रिसीट। और जो 5 साल बाद या 4 साल बाद या मोर देन 1 ईयर के लिए, उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसीट। हाँ जी, कुछ अंडरस्टैंडिंग आई? जो कुछ अभी तक पढ़ा है वो ओके है? ये सारा पढ़ा हुआ है हमने जी। आप ओके करें तो फिर हम बुक से पहले पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद अगला पोर्शन पढ़ते हैं। जी मेरे भाई जल्दी से बताइएगा। रेलेवेंट रिसीप्ट का तो भागा बताइएगा, रेवेन्यू रिसीप्ट का। रेवेन्यू रिसीट का मतलब ये जो हम साल में कई दफा जो पैसे हमें मिलते हैं, जैसे डेटर से पैसे मिलना, इंटरेस्ट मिलना, कमीशन कोई मिल रहा होता है, हमें सेल से पैसे मिल रहे होते हैं, वो साल में पता नहीं कितनी दफा मिलते हैं। अब सेल एक दफा तो नहीं करते ना। हाँ जी जनाब, चलें आगे फिर। तो अपनी अपनी बुक निकालें जल्दी से जरा। एक दफा मैं जो चीजें मैंने पढ़ा दी हैं वो मैं आपको बता दूं, फिर आगे चलते हैं। जी सब लोग अपनी अपनी बुक्स निकालें जरा प्लीज। ओके, निकाली किताबें? चलें। Bookkeeping and accounting are two different but interconnected function which are integral part of the business reporting। कहता है ये जो बुक कीपिंग है और अकाउंटिंग है ना, दो डिफरेंट है बट इंटरकनेक्टेड फंक्शंस है। इंटरकनेक्टेड तो होना ही है ना, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग होती है। बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड ओनली recording the financial transaction of the business, whereas accounting is the broader term, include summarizing, analyzing, reporting of these transactions in the financial statement। तो बात समझ लगी ना? फिर उसने कहा जी बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक इवेंट involving a business entity and other party must be recorded in the accounting system। और जो नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है वो अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती। क्या द वन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। ये भी हमने पढ़ा। which differentiate long term impact from short term। long term मतलब कैपिटल ट्रांजैक्शन, शॉर्ट टर्म मतलब रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजैक्शन और शॉर्ट टर्म रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। चलो जो लोग गौर से सुनते रहे हैं ना, तो इस एक पैराग्राफ को पढ़ के ना, मतलब इस एक पेज को पढ़ के आपका आधा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। फिर आगे लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंसाइज रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कहता है ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो ना एसओसी और एसओएफपी, ये एक समरी होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की ओवर एन अकाउंटिंग पीरियड। हम लिखते हैं ना फॉर द पीरियड एंडेड, फॉर विच रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए जी फाइनेंशियल पोजीशन तो कहते हैं एसओएफपी को,
और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है जनाब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इनकम और एक्सपेंस बताए जाते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स और लायबिलिटीज बताई जाती है। उसके बाद ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं साथ साथ पढ़ाता भी जाता हूं आपको। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये पढ़ लीजिएगा जरा, सारी चीजें आपको आती हैं, बस मैंने एक दफा एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दो चीजें बनती हैं, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बनती है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर जो एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं इनकम और एक्सपेंसेस। कौन से इस्तेमाल होते हैं? इनकम और एक्सपेंसेस। और एसओएफपी के अंदर जो एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं पता है ना, इक्विटी। ये पेपर में सवाल आए हुए हैं भाई साहब, पेपर में ये सारे सवाल हैं। इक्विटी, एसेट्स, लायबिलिटीज। क्या ये आप सबको पता नहीं है? तो एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एसओसीआई के एलिमेंट्स हैं इनकम और एक्सपेंस, और एसओएफपी के एलिमेंट्स हैं इक्विटी, एसेट्स और लायबिलिटीज। गॉट इट? चलें जी, यहां पर आए जरा। फाइनेंशियल कहते हैं जी, फाइनेंशियल पोजीशन हैज थ्री एलिमेंट्स, नेमली एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी। और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हैज टू एलिमेंट्स, इनकम और एक्सपेंस। गॉट इट? लो जी, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसमें से सवाल बने हुए हैं जी, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। The main objective of the financial statement is to provide investor, lender, creditor, and other users with relevant and reliable information to help them make decision regarding the business. कहता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है ना, मेन मकसद है, वो अपने इन्वेस्टर को, मतलब शेयर होल्डर को या क्रेडिटर्स को इंफॉर्मेशन देती है कि भाई आपने अपने बिजनेस के बारे में क्या डिसीजन लेना है। सेल बताती है उसको, कॉस्ट ऑफ सेल बताती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसेट्स बताती है कितने पड़े हैं, लायबिलिटीज बताती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन होती हैं, रेलिवेंट भी होती हैं और रिलायबल इंफॉर्मेशन होती है, जो कि इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स, लैंडर, सबको ये बताती हैं कि भाई साहब आपने इनको उधार देनी है या नहीं देनी। फिर द preparation and presentation of the financial statement is regulated by GAAP, GAAP, generally accepted accounting principle, generally accepted accounting principle। कहते हैं कि जो आपकी प्रिपरेशन होती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की और प्रेजेंटेशन होती है, ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और which in Pakistan mainly Companies Act 2017 and इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को मिलकर बनाती है। मैं आपको बताता हूं यार, कहते हैं कि जनाब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते हो ना, ये किसके तहत बनाते हो? ये जो एक फॉर्मेट लिखते हो आप, कहते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते हो ये आपने गैप को बेस बनाकर बनाते हो। गैप क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो भाई गैप कैसे बनता है? पाकिस्तान के अंदर दो चीजों को मिलकर, एक कंपनी एक्ट 2017 और एक IFRS। पेपर में सवाल आया हुआ है कि IFRS का मतलब क्या है? पेपर में सवाल आया हुआ है IFRS का मतलब क्या है?
तो याद रहे इसका मतलब क्या, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, पेपर में ना एक दफा उसने ये भी दिया था कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, एंड नहीं है दरमियान में, इसके दरमियान में कुछ भी नहीं है। तो कंपनी एक्ट किसने बनाया, SECP पाकिस्तान ने, इसे कहता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कंपनी एक्ट कौन बनाता है, SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये नाम याद होता है ठीक है, वरना नहीं, कोई मसला नहीं। तो IFRS कौन बनाता है, IASB। ये इसका क्या मतलब होता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, गॉट इट। ये नाम पेपर में आए हुए हैं। दोबारा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको देखकर बनाई जाती है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और पाकिस्तान के अंदर ये किसको बेस बनाकर बनते हैं, कंपनी एक्ट 17 और IFRS। कंपनी एक्ट कौन बनाता है, SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और IFRS का मतलब क्या है, पहले इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। बनाता कौन है, IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, गॉट इट। चैलेंज, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज डुअल एक्सपेक्ट, ये आपको पता है, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। डेबिट का मतलब क्या, लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट। क्रेडिट का मतलब क्या, राइट साइड ऑफ द अकाउंट। डेबिट मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट, क्रेडिट मतलब राइट साइड ऑफ द अकाउंट। द डबल एंट्री बुक्स ऑफ बुक पॉसिबल प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन एंड मेंटेन द अकाउंटिंग इक्वेशन। कहता है जो डबल एंट्री होता है ना, बुक कीपिंग, कहता है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करती है और एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाती है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन देख लीजिएगा जरा। अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोग पढ़ चुके हो, बस नाम नहीं पढ़ा हुआ, और कुछ लोगों ने तो नाम भी पढ़ा हुआ। अकाउंटिंग इक्वेशन होता है एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी, इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। ओके, मतलब ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी तो यही होता है, एसेट्स बराबर होते हैं इक्विटी प्लस लायबिलिटी के। अब अगर हम एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दें तो ये क्या कहलाता है, इक्विटी। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज को नेट एसेट्स कहा जाता है। लो जनाब, तो पेपर में सवाल आया हुआ है कि क्या इक्विटी का कोई और नाम है, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स और इक्विटी एक ही चीज है। हाँ, आप नेट इक्विटी को कैपिटल भी कह सकते हो, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की हद तक। बात समझ लगी ना, एसेट्स बराबर है इक्विटी प्लस लायबिलिटी के, और इक्विटी बराबर है नेट एसेट्स के। ये सवाल पेपर में आया हुआ। ओके होगी बात, चलें आगे फिर। चलें जी, पहला पेज आपका कंप्लीट हो गया। लो जी, फिर से बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, हर चीज दोबारा दोबारा हम पढ़ते जाएंगे ताकि रिपीट भी होती जाए। जी मेरे भाई, बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन in the accounting record. All transactions are analyzed into different types, then record in the series of individual record called accounts. ये चीजें छोटी छोटी पेपर में आई हुई हैं। वो कहता है कि हर ट्रांजैक्शन को डिफरेंट टाइप्स में एनालिसिस किया जाता है और फिर हर एक का अपना रिकॉर्ड होता है जिसे हम अकाउंट कहते हैं। कहते देयर इज अ सेपरेट अकाउंट फॉर ईच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। यहां पर देखिएगा, देयर इज अ सेपरेट अकाउंट फॉर ईच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। ये पेपर में सवाल आया हुआ है। There is a separate account for each type of transaction. Yeah, that is to say,
फॉर ईच टाइप ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और ऑनर्स कैपिटल। कहता है हर एसेट्स, हर लायबिलिटी, हर इनकम, हर एक्सपेंस का सेपरेट अकाउंट होता है। वो जो लेजर बनाते हैं, सैलरी का लेजर अलग बनता है, रेंट का लेजर अलग बनता है, स्टेशनरी का लेजर अलग बनता है। मतलब हर टाइप ऑफ एसेट, हर टाइप ऑफ लायबिलिटी, बल्कि हर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन का अलग अकाउंट बनता है। लो जी, एक सवाल यहां से पेपर में आता होता है, आगे देखिएगा जरा। कहते डबल एंट्री बुक कीपिंग इज यूज्ड टू रिकॉर्ड किस तरह से डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन सिस्टम, allow the management of the business to monitor its progress and produce periodic financial statement and financial performance report। कहता है वो सारी ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करके रिकॉर्ड करते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीरियडिकली बना देते हैं, मतलब हर साल की। बुक कीपिंग में अक्सर पेपर में सवाल आता होता है। फिर आ जाए अकाउंटिंग के अंदर। Accounting is the process of recording, classifying, summarizing information of financial nature, interpretation of the result। कहते there are two types of the accounting, एक होती है financial accounting, एक होती है managerial accounting। चलो जी, मैं financial accounting और managerial accounting के बारे में आपको थोड़ा सा अलग अलग बता देता हूँ। कहते जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ना, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करती है, और जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है या जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो प्लानिंग करने के लिए काम आती है। कहते जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मेंटेन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन या अदर फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है। फिर इसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद रिपोर्ट करती है फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जिसको प्रॉफिट और लॉस भी कहते हैं। इन अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कहते हैं वो तमाम लोग जिनका बिजनेस में कोई इंटरेस्ट या स्टेक है, वो तमाम लोग जिनका बिजनेस में कोई इंटरेस्ट या स्टेक है, उन्हें स्टेक होल्डर कहा जाता है। दूसरा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कहता है ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें होता है प्लानिंग कैसे करते हैं, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर प्लानिंग, कंट्रोल, प्लान का मतलब क्या होता है कि जी हमने कोई अचीव कैसे करना है, प्लान करना, फिर प्लान करने के बाद उसको इंप्लीमेंट करना, फिर डिसाइड करना, ये सारी चीजें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आती है। लो जनाब, इसके बाद है हमारा अकाउंटिंग साइकिल आ गया। ट्रांजैक्शन, यहां से सवाल पेपर में बन सकता है। कहते हैं इवेंट दैट हैज मॉनिटरी इंपैक्ट एंड नीड टू रिकॉर्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहता है वो ट्रांजैक्शन जो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड की जाती है उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। कहता है एक बिजनेस के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन होती हैं एक साल के अंदर। फिर बुक्स ऑफ प्राइमरी, दिस इज द फर्स्ट प्लेस वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डिंग। लेजर, ledgers are entered into the appropriate accounts in the ledgers। मतलब हर ट्रांजैक्शन को फिर अलग अलग लेजर में लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस, ये तो आपको पता, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर्स इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, द फिगर्स इन द ट्रायल बैलेंस आर एडजस्टेड विद द पीरियड एंड एडजस्टमेंट एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। मतलब कि एसओसीआई और एसओएफ। ओके की बात। चलें जी, नेक्स्ट आ जाए बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये हमने इसको ओवरऑल देख लिया है। अब इसलिए किताब से पढ़ रहे हैं क्योंकि वो किताब से ही सवाल बनाता है, और मैं भी आपको एक टेस्ट, आपने ये चैप्टर कंप्लीट अपना तैयार करना है। मैंने आपको सुबह 9 बजे एक टेस्ट सेंड कर दूंगा, आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आपने वो टेस्ट कंप्लीट करना है, उसमें कोई इशू आएगा तो वो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। चलें जी, ट्रांजैक्शन फिर वही आ गई। ट्रांजैक्शन इज एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग टू पार्टीज दैट रेसिप्रोकली इफेक्ट या इन्फ्लुएंस ईच अदर। रेसिप्रोकली का मतलब क्या होता है, आप उसको कैश देकर कोई चीज ले रहे होते हो,
मतलब कुछ चीज दे रहे होते हो और उससे कोई चीज ले भी रहे होते हो। कहता बिजनेस ट्रांजैक्शन इज इंटरेक्शन बिटवीन अ बिजनेस विद कस्टमर या सप्लायर या कोई और पार्टी, और जिसको हमने अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर लाजमी है कि रिकॉर्ड करना है। ओके होगी बात। फिर कहते हैं एनी ट्रांजैक्शन हैज एन मॉनिटरी इंपैक्ट is called financial transaction. A financial transaction has an effect on the business assets या liabilities. फिर वही बात, a business must record and account for all financial transaction. ये बिजनेस ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या मॉनिटरी ट्रांजैक्शन एक चीज है, बट कैश और नॉन कैश अलग चीजें हैं। ये हमने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में भी पढ़ा था। ये कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन के उसने एग्जांपल दे दिए हैं कि जनाब कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, मतलब जिसकी आप जर्नल एंट्री पास करते हो ना, वो सारी ये आपने लाजमी पढ़नी है सारी। फिर सिंपल ट्रांजैक्शन और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन मैंने आपको बता दिया, एक नजर आपने पढ़ना है। वन ऑफ ऑनगोइंग ये आपने पढ़ना है। कैपिटल रेवेन्यू, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ये आपने एक नजर पढ़नी है। कोई इशू आएगा कल लाजमी आपने मुझसे डिस्कस करना है। लो जनाब इंपॉर्टेंट एग्जांपल कहते हैं बताओ कौन सी ट्रांजैक्शन कैपिटल है और कौन सी ट्रांजैक्शन रेवेन्यू है। व्हीकल ए, इंजन इज रिपेयर्ड, रिपेयर करवाया तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंजन इज रिप्लेस्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब रिपेयर तो हम पता नहीं साल में कितनी दफा करवाते हैं, लेकिन इंजन रिप्लेस हर साल में रोजाना तो नहीं किया जाता ना। लोन बोरोड फ्रॉम द बैंक 5 years तो कैपिटल रिसीट। इंटरेस्ट पे करोगे तो वो हर महीने पे करना पड़ता है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कस्टमर से कैश रिसीव किया तो रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि कस्टमर तो हमें हर 90 दिन के बाद पैसे दे देता है ना, और वैसे भी हमारी सेल परचेज चलती रहती है। कैश पे टू एम्प्लॉइज रेवेन्यू। वेजेस पे टू द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार को पैसे दिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो बिल्डिंग तो बनवानी है ना, तो एक ही दफा बनवाएंगे ना यार। मैंने आपको जो IAS 16P प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर जो जो एक्सपेंस ऐड करने को कहा था ना, वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए। ठीक है, आसान से याद रखना। परचेज ऑफ मशीनरी, यूज ऑफ द बिजनेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैरेज पेड टू ब्रिंग द अबव मेंशन मशीनरी टू फैक्ट्री, मशीनरी को फैक्ट्री तक लाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आया वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि वो भी एक दफा ऐड करते हैं। मंथली बिल रेवेन्यू। परचेज ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। परचेज ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक वेंडिंग मशीन फॉर द कैंटीन, कैंटीन के लिए आपने सॉफ्ट ड्रिंक मशीन खरीदी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर अगली बात, द स्टॉक ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक परचेज्ड फॉर रीसेल along with the above वेंडिंग मशीन। कहता है हमने सॉफ्ट ड्रिंक का स्टॉक और मशीन को खरीदा रीसेल पर्पस के लिए, तो फिर वो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रीसेल के लिए खरीदा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और अगर अपने लिए खरीदा, इस्तेमाल के लिए खरीदा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। एनुअल मोटर टैक्स, ये तो हर साल पे करना है, ये तो उसने खुद ही लिख दिया एनुअल। जिसके साथ एनुअल लिखा हो वो हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। फिर कॉस्ट ऑफ अल्टरेशन इन द ऑफिस वैन टू इंक्रीज द कैरिंग कैपेसिटी, पता है ना, कैरिंग एफिशिएंसी बढ़ा दे, लाइफ बढ़ा दे एक्सपेंस, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था। स्मॉल बट एक्सपेंसिव अल्टरेशन टू द मैन्युफैक्चरिंग मशीन विच इंक्रीज द आउटपुट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ में लगी ना, यहां से सवाल लाजमी है मैं आपको। लो जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक तो आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का पता है, ऑल ट्रांजैक्शंस, ओनर और बिजनेस दो सेपरेट है,
पता है ना बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ऑल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। तो पहले आप देख रहे जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट होती है जो कि हमने स्टेक होल्डर को देनी होती है, जिसमें इंफॉर्मेशन होती हैं ताकि वो डिसीजन ले सके। ओके होगी बात। द टर्म एंटिटी इज द यूज टू डिस्क्राइब एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच वी डू अकाउंटिंग, बिजनेस हो, कंपनी हो, बैंक हो या चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो। कोई एंटिटी लीगल एक्टिविटी विच इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर सम पर्पस, जो पहला लेक्चर लिया था अकाउंटिंग का जिंदगी में आपने कभी। फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट और कंस्ट्रक्टेड एज इस बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, या बिजनेस एंटिटी एंड इट्स ओनर्स आर डिफरेंशिएटेड। तो क्यों की बात। फिर वो एक यहां पर ये सेंटेंस पेपर में आया हुआ है, कहते द कॉन्सेप्ट हैज लीगल सब्सटेंस इन केस ऑफ कंपनीज, कंपनीज बाय लॉ इज अ लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। However, the concept is also applied the sole trader और पार्टनरशिप के लिए भी ये कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस और ऑनर दो अलग अलग चीजें हैं। लो जी, ये वो कहता है इंपॉर्टेंट एग्जांपल सारी इंपॉर्टेंट है, कंप्रिहेंसिव नहीं, जो पहले की एग्जांपल है वो सारी इंपॉर्टेंट है। कहता है बताओ ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं। जरा सवाल सुनिएगा। A businessman purchased a vehicle for his private use. बिजनेसमैन ने गाड़ी खरीदी अपने इस्तेमाल के लिए, by drawing cash from the business. However, he also used it for coming to the office. वो ऑफिस में आने जाने के लिए इस्तेमाल करता है। अब जरा देखिएगा, गाड़ी का खरीदना बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन जो पैसा बिजनेस से निकाला है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। गाड़ी का खरीदना और उस गाड़ी पे ऑफिस जाना, दैट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि उसने कहा है प्राइवेट यूज के लिए खरीदी है। बट जो कैश निकाला है ना बिजनेस से, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। इसका आंसर पढ़िएगा जरा। परचेज ऑफ अ व्हीकल इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, हाउएवर द कैश विथड्रॉल इज द बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब आगे देखें दूसरा पार्ट। ABC कंपनी हैज पेड द बिल ऑफ वन ऑफ इट्स पार्टनर। सर अगर जैसे लिखा हुआ यहाँ पे हिज प्राइवेट यूज, यानी कि अगर वो अपने घर में इस्तेमाल नहीं भी कर रहा, सिर्फ यूज वो यही कर रहा है कि वो ऑफिस आ रहा है, यानी कि जो बिजनेस की प्लेस है उस पर आ रहा है। फिर वो कहता है, मेरी बात सुने, फिर वो कहता है फॉर बिजनेस यूज, वो लफ्ज इस्तेमाल करेगा फॉर बिजनेस यूज। तो अगर बिजनेस यूज के लिए इस्तेमाल होगा फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन, बट वो प्राइवेट या पर्सनल का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है तो फिर हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। कहता है जी बिल पे किया है पार्टनर का, however the amount is recoverable from that partner। तो जब बिल कंपनी ने पे किया और बाद में उसने उससे ले भी लेना है, तो जब बिल पे करेगा एक दफा तो कैश क्रेडिट होगा ना, फिर जब पैसे वापस लेगा फिर कैश डेबिट हो जाएगा। तो जब जिसकी एंट्री होती है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द, आंसर देखिएगा, पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर इज रिकवरेबल बाय द बिजनेस, हैंस दिस इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। फिर तीसरे नंबर पर आ जाए, फर्नीचर एंड फिक्सचर लाइंग इन द ऑफिस वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ऑफिस के अंदर एक फर्नीचर पड़ा था, आग से जल गया। फर्नीचर वाज ओन्ड बाय वन ऑफ द पार्टनर एंड इट वाज नॉट इन द यूज ऑफ द बिजनेस। वो किसी पार्टनर का फर्नीचर पड़ा था और वो बिजनेस के इस्तेमाल में नहीं था। तो क्या ये बिजनेस का लॉस है या उस पार्टनर का लॉस है? तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है ही नहीं, ना बिजनेस का उससे ताल्लुक, ना कोई चक्कर। और पार्टनर ने ऑफिस में आकर फर्नीचर रखवा दिया था, बिजनेस के इस्तेमाल में भी नहीं था, वो तो वैसे शायद उसके घर में स्पेस ना होगी, तो अब वो जल गया, तो ये कोई बिजनेस का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो तीसरे आंसर पर देखिए, इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, द ओनरशिप ऑफ द फर्नीचर डज नॉट बिलोंग टू द बिजनेस। ये नॉन करंट एसेट में नहीं जाएगा कि एक बिजनेस में उसने फर्नीचर रखा हुआ है।
ओए खुदा का खौफ करें, उसने वैसे रखा हुआ है, बिजनेस के इस्तेमाल के लिए नहीं रखा हुआ। बिजनेस के इस्तेमाल में होता ना तो फिर बिजनेस का एसेट होता, फिर हम एंट्री पास करते फर्नीचर टू कैपिटल। ये तो वैसे ही बिजनेस में उसने रखा हुआ है, लेकिन उसका बिजनेस का नहीं है वो एसेट। फिर आ जाए चौथे नंबर पर, द प्रोप्राइटर प्रोवाइड्स अ जनरेटर टू द ऑफिस। प्रोप्राइटर ने ऑफिस को जनरेटर दिया। द जनरेटर इज प्रेजेंटली नॉट वर्किंग एंड इट वुड हैव टू बी रिपेयर्ड बिफोर इट कैन बी यूज्ड। प्रीवियसली द जनरेटर वाज लाइंग इन द प्रोप्राइटर हाउस। कहता है कि उसके घर में था। अब देखें यहां पहली लाइन में लिखा हुआ है, द प्रोप्राइटर प्रोवाइड्स अ जनरेटर टू द ऑफिस। उसने ऑफिस में जनरेटर दे दिया। इसका मतलब है उसने वो जनरेटर बिजनेस को दे दिया। अब एंट्री पास होगी जनरेटर डेबिट कैपिटल क्रेडिट। बाद में उसको ठीक करवा कर इस्तेमाल करे ना करे वो आपके, वो उसने अपनी तरफ से बिजनेस को जनरेटर प्रोवाइड कर दिया, तो इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये हम एंट्री पास करेंगे जनरेटर डेबिट कैपिटल क्रेडिट। एंड लास्ट वन इज बैलेंस रिकवरेबल फ्रॉम द एम्प्लॉइज वाज रिटर्न ऑफ आफ्टर हिज डेथ। एक एम्प्लॉय से पैसे लेने थे, वो राइट ऑफ कर दिए, तो क्या इसकी एंट्री पास करेंगे? बिजनेस ने पैसे लेने थे एक एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो वो हमने राइट ऑफ कर दिए, तो जाहिर सी बात है बिजनेस का नुकसान हुआ है, तो दिस इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके होगी बात? लो जी, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो साथ साथ वैसे पढ़ते जाएं। अकाउंटिंग पीरियड किसे कहते हैं? कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस पीरियड से रिकॉर्ड रिलेट करती है उसे अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। उसको फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड कहा जाता है। वो जरूरी नहीं कि जनवरी से दिसंबर हो, वो जुलाई से जून तक हो सकता है, वो अप्रैल से मार्च तक हो सकता है, यानी 12 महीनों का एक टाइम होता है। कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सबको पता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ये हमने पढ़ लिए थे? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हमारे सिलेबस में सिर्फ ये दो हैं, ये बाकी तीन हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन नाम आपको सात का पता होना चाहिए, नाम आपको सबका पता होना चाहिए। ओके होगी बात? तो ये पढ़ा दिए थे या नहीं? ओके कर दे मुझे, वरना मैं बता देता हूँ फिर से। सर मुझे नहीं लगता आपने पढ़ाए हैं ये। इसका मतलब है आप उस दिन नहीं आए थे, क्योंकि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट, ये एसओसीआई पढ़ाया हुआ है ना, एस स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव, ये हम रोजाना का एक सवाल करते होते हैं। तो इसको जब शुरू किया जाता है ना, इस स्टेटमेंट को सबसे पहले ये बताया जाता है कि कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। कंपोनेंट्स या ऑफ, सर मेरे आने से पहले ये शुरू हो गए हुए थे जब मैंने ज्वाइन किया था, काफी देर बाद ज्वाइन किया था चलिए मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बता देता हूँ। तो 5 कंपोनेंट होते हैं इसके। एक होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आप लोग FR1 में जाकर पढ़ोगे। फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, फिर नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 5 कंपोनेंट होते हैं जनाब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हमारे सिलेबस में ये दो हैं, हमने ये पढ़ लिए हुए हैं। बाकी नाम पेपर में आ सकते हैं आपको। ये कंपोनेंट एक देखें ना, आप मिक्स कर सकते हो। एक होता है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एलिमेंट्स और होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं इनकम, एक्सपेंस, इक्विटी, लायबिलिटी और एसेट, दैट इज एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और ये कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बस इस बात का ख्याल रखना है, इसमें मिक्स नहीं कर जाना। चलें जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में आपको सारा पता है
कि इसको बैलेंस शीट भी पुराना नाम इसका बैलेंस शीट था, जिसके अंदर आप लोग बताते क्या हो, एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जिसमें हम इनकम और एक्सपेंस लिखते हैं, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जिसमें गेन या लॉस होता है दैट हैव अराइजन इन द पीरियड, अदर गेन एंड लॉस। तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बस पता होना चाहिए आपको। फिर वही एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया। लो जनाब, यहां से फिर से इंपॉर्टेंट काम शुरू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस हम एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ना डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन। हाँ जी, वो कहते हैं सबसे पहले तो आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो किस फॉर्म में होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में, जो कि बराबर है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। कहते हैं कि जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एलिमेंट्स हैं वो हैं इनकम और एक्सपेंस, और फाइनेंशियल पोजीशन के एलिमेंट्स हैं ये तीन। तो सबसे पहले एसेट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इन सब की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि जनाब तीन बातें, एसेट इज अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, मतलब क्या है कि जो एसेट है वो आपका एक प्रेजेंट मौजूदा इकोनॉमिक रिसोर्स है, एंटिटी के कंट्रोल में होना चाहिए। ये नहीं कि किसी और का एसेट आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपका एसेट है, नहीं। और एसेट आपका तब बनेगा जब आपने उसको पहले से खरीदा होगा एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। मतलब एसेट क्या है, एसेट इज अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स बाय द एंटिटी, ये इसकी डेफिनेशन है, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। दोबारा सुनिएगा, और लायबिलिटी की डेफिनेशन भी जरा देख लें साथ ही। लायबिलिटी क्या है, इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स। वो क्या था, कंट्रोल्ड, जो इकोनॉमिक रिसोर्स आपने आपके कंट्रोल में है, तो ये वो ऑब्लिगेशन है जिससे फ्यूचर के अंदर आपका कोई ना कोई इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर होना है। मतलब आप लायबिलिटी पे करोगे तो आपका कैश जाएगा, आउट होगा, किसी भी तरह से आपने लायबिलिटी अपनी सेटल करनी है ना, ऑब्लिगेशन, तो आपका रिसोर्स ट्रांसफर लाजमी होगा एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। तो लायबिलिटी भी पहले से होती है। ये देखिएगा जरा दोनों डेफिनेशन के अंदर सिमिलैरिटी। एसेट्स हमारा इकोनॉमिक रिसोर्स होता है कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, और लायबिलिटी इज द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर द इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। तो एसेट हमारा रिसोर्स और लायबिलिटी हमारी ऑब्लिगेशन। गॉट इट। फिर वो कहता है यहां पर, कहता है दिस डेफिनेशन क्लैरिफाई दी potential economic benefits no longer needs to be expected to flow to the entity। कहता है पोटेंशियल का मतलब होता है आने वाला, फ्यूचर में। यहां पर क्या लिखा हुआ, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, प्रेजेंट। कहता है डेफिनेशन में लिखा हुआ है पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट नो लॉन्गर नीड्स टू बी एक्सपेक्टेड। कहता है फ्यूचर का जरूरत नहीं है, पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट जरूरत नहीं है, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स होना जरूरी है। कहता no longer needs to be expected to flow to the entity and they do not need to be certain or even likely। कहता ये भी जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में बेनिफिट आए या ना आए, लेकिन प्रेजेंट रिसोर्स होना जरूरी है। बेसिकली पोटेंशियल का मतलब होता है फ्यूचर में। फिर आए इकोनॉमिक रिसोर्स इज अ राइट, ये इकोनॉमिक रिसोर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, दैट हैज द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट। कहता है इकोनॉमिक रिसोर्स होता है जो कि बेनिफिट प्रोड्यूस कर सके। इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्स इज अ राइट दैट हैज द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट। बट वो कहता है जो पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट है वो नो लॉन्गर नीड टू बी एक्सपेक्टेड। फिर इन सिंपल वर्ड्स, एसेट इज समथिंग दैट बिजनेस ऑन कंट्रोल एंड इज अवेलेबल या विल बी अवेलेबल फॉर यूज।
ये ना दो दो लाइनें वो लिख देता है, कहता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसलिए मैं इतनी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, वरना जरूरत नहीं थी। फिर आपको पता है कि एसेट दो तरह के होते हैं, करंट और नॉन करंट। कहता है जो करंट एसेट है इज प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट इनटू शॉर्ट टर्म, जैसे कैश या डेटर, लॉन्ग टर्म लॉन्ग यूजफुल लाइफ एंड प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर एन एंटिटी ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स। लेकिन फिर भी वही मैं कहूंगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नो लॉन्गर नीड टू बी एक्सपेक्टेड, लेकिन होते हैं। फिर लायबिलिटी पे आ जाए, बिल्कुल वही कहते हैं, लायबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर द इकोनॉमिक रिसोर्स एंड नॉट द अल्टीमेट आउटफ्लो द इकोनॉमिक बेनिफिट। द आउटफ्लो इज नो लॉन्गर नीड्स टू बी एक्सपेक्टेड। ये पेपर में सवाल आया हुआ, ये यहां से, यहां से ये एज इट इज आया। लायबिलिटी इज समथिंग ओव्ड बाय द बिजनेस टू समवन एल्स, ये एज इट इज डेफिनेशन पेपर में आई हुई है। A liability is something owed by the business to someone else, कि लायबिलिटी जो किसी बिजनेस जिसका मकरूज है किसी के लिए। फिर वही जनाब, लायबिलिटी भी दो टाइप की होती हैं, इंपॉर्टेंट है। अमाउंट पेएबल बाय द एंटी विद इन 12 मंथ, ट्रेड पेएबल एंड यूटिलिटी बिल पेएबल, और नॉन करंट लायबिलिटी मोर देन 12 मंथ। लो जी, ये सवाल में उसने बताया कि एसेट्स और लायबिलिटीज अलग अलग करें, ये आपने खुद कर लेना है। ये भी वही है कि नॉन करंट और करंट एसेट अलग अलग करने हैं, ये भी आपने खुद कर लेना है। इक्विटी की डेफिनेशन पे आज, इक्विटी की डेफिनेशन पे आज। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि इक्विटी कहते किसी हो आप। अभी मैंने आपको बताया था इक्विटी किसके बराबर होता है, इक्विटी किसके बराबर होता है, इक्विटी प्लस लायबिलिटी बराबर किसके होता है, ये बता दें। एसिड के, एसेट्स के। अब Yes, हम लिख net सकते हैं इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। कहता है कि इक्विटी क्या होता है, वो कहता है कि जो एसेट में से लायबिलिटी माइनस करने के बाद जो आपके पास बच जाएगा वो इक्विटी कहलाएगा। इसको आप नेट एसेट्स कहते हो। कहते हैं जो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करने के बाद अगर बच जाए तो वो इक्विटी कहलाता है। तो एसेट में से लायबिलिटी माइनस करने के बाद कहते हैं बाद में बचने वाली चीज को ना रेजिडुअल कहते हैं। कहते हैं इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग द लायबिलिटी फ्रॉम द एसेट। इक्विटी क्या है, इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट आफ्टर डिडक्टिंग द लायबिलिटी। और रेजिडुअल इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि एसेट से लायबिलिटी निकालने के बाद भी बचेगा वो हमारी इक्विटी होगा। अब जरा इसकी डेफिनेशन पे है, इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लायबिलिटीज। और ये लाइन पेपर में एज इट इज आई हुई है, दूसरी लाइन, इक्विटी क्लेम्स आर क्लेम्स अगेंस्ट द एंटिटी। कहता है इक्विटी क्लेम है एंटिटी का दैट डू नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी। तो किसी का ना माइक ऑन आ रहा है, काइंडली अपना माइक ऑफ करें। जिसका माइक ऑन आ रहा है वो अपना माइक ऑफ करे काइंडली जी। अच्छा ये देख, इक्विटी क्लेम्स क्या होता है, अगेंस्ट द एंटिटी, और वो लायबिलिटी नहीं होता, हालांकि होता लायबिलिटी वाली साइड पर इक्विटी। उसकी वजह भला क्या होता है, उसकी वजह ये होती है कि जो लायबिलिटी होती है वो पे करनी होती है, लेकिन इक्विटी पेएबल नहीं होती, बिजनेस की लायबिलिटी नहीं होती। हाँ बच जाए तो ठीक है, सारा कुछ इक्विटी है, लेकिन अगर नहीं बचेगा तो वो कोई उसके खिलाफ केस नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर एक ऑनर है, वो अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, अब लायबिलिटी तो जो उसने लोन वगैरह देने हैं वो तो देना ही देना है, लेकिन उसके बाद अगर उसके एसेट नहीं बचते तो वो किसी को क्लेम नहीं कर सकता, ब्लेम नहीं कर सकता कि भाई मेरे एसेट्स किधर गए।
तो कहते हैं एंटिटी हैज नो ऑब्लिगेशन टू पे या डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स प्रॉफिट टू इट्स शेयर होल्डर, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉफिटेबल कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट इट्स गेन टू द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। कहता है ये कंपल्सरी नहीं होता, लोन का इंटरेस्ट देना ही देना होता है, लेकिन इक्विटी के ऊपर जो डिविडेंड देना होता है वो कंपल्सरी नहीं होता। तो एंटिटी क्लेम्स अगेंस्ट द एंटिटी बट नॉट अगेंस्ट द एसेट। जो इक्विटी इज द क्लेम अगेंस्ट द एंटिटी बट नॉट ऑन द एसेट। ये बात याद रखनी है, ये पेपर में सवाल आया हुआ है। द एंटिटी हैज नो ऑब्लिगेशन टू पे या डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट टू शेयर होल्डर। हाँ, लेकिन वो करते हैं, ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर वो डिविडेंड नहीं देंगे तो कोई पैसा इन्वेस्ट भी नहीं करेगा। तो इक्विटी इज ऑफन रेफर टू द ओनर कैपिटल। फिर आप देखें, इनकम एंड इन्वेस्टिंग फर्दर कैपिटल इंक्रीज द इक्विटी वाइल एक्सपेंस एंड राइजिंग डिक्रीज द इक्विटी। ये भी कहता है इनकम और जो नया पैसा इन्वेस्ट करोगे तो कैपिटल बढ़ाएगा, और जब एक्सपेंस या ड्राइंग्स होंगी तो इक्विटी कम करेगा। जाहिर सी बात है, और जैसे जैसे इनकम आती है प्रॉफिट बढ़ता है और प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। एक्सपेंस बढ़ेगा तो लॉस होने के चांसेस हैं, लॉस से इक्विटी हमारी कम होगी। तो कहता है इन्वेस्टिंग न्यू कैपिटल और इनकम कैपिटल बढ़ाएगा, एक्सपेंस और ड्राइंग्स कैपिटल को कम करेगी। इक्विटी इज समथिंग रेफर टू द नेट एसेट्स। ये देखें, हर बात उसने लिखी हुई है। तो इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी या एसेट्स इज इक्वल टू, और यहां से सवाल एक पेपर में आता है। ये 5-6 सवाल डिफरेंट हैं। एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। आपको पता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी बराबर होगा कैपिटल के। यही इक्वेशन बन जाएगी ना, इक्वेशन बना लो, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और जो चीज फाइंड करनी है उसको एक्स रख लिया करो। तो 8000 इज इक्वल टू एक्स प्लस 56,000, फिर एक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, फिर 12,000 इज इक्वल टू, मतलब इसमें आप लोग इसको हल कर लो तो आपके पास दूसरा आंसर आता जाएगा। डन, तो ये तो हल हो जाएगा ना, और ये करने लाजमी है। लो जी, हमने एसेट की डेफिनेशन पढ़ ली, लायबिलिटी की और इक्विटी की। अब हमारे पास डेफिनेशन आ गई इनकम और एक्सपेंस की। परेशान ना, बस थोड़ा सा रह गया ये चैप्टर हमारा। ये फॉर्मेट वगैरह आपने पढ़े हुए हैं, और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह मगरिब की नमाज से पहले ये चैप्टर हम अपना कंप्लीट कर लें, और फाइनल अकाउंट का जो सवाल है वो मगरिब की नमाज पढ़ के हम कर लेंगे। ठीक है, चलें जी। इनकम क्या चीज होती है? कहता है जो इनकम है ना, वो इनकम जब भी होती है आपके एसेट्स इंक्रीज होंगे इनकम से, या लायबिलिटी डिक्रीज होगी, जिसके बदले इक्विटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। और जाहिर सी बात है, इनकम जब भी आएगी कैश डेबिट होगा या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा। कहता है इनकम जब भी अराइज होगी, इंक्रीज इन एसेट या डिक्रीज इन लायबिलिटी, जिसके बदले इक्विटी इंक्रीज होगी। और बिल्कुल एक्सपेंस की डेफिनेशन देखें, डिक्रीज इन एसेट या इंक्रीज इन लायबिलिटी रिजल्टिंग डिक्रीज इन इक्विटी, बिल्कुल डेफिनेशन। लेकिन अगली बात देखें, दूसरा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि इक्विटी के अंदर तो इंक्रीज फ्रेश कैपिटल से भी हो जाता है। मतलब एक बंदा जब कैपिटल इन्वेस्ट करता है उसे इक्विटी पार्टिसिपेंट भी कह सकते हैं। ऑनर पैसा जब इन्वेस्ट करेगा तो इक्विटी तो उससे भी बढ़ेगी, तो क्या वो इनकम है? वो कहता वो इनकम नहीं है। ये देखिए, वो कहता अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ओनर। कहता है ऑनर के बगैर अगर जो इक्विटी में इजाफा होगा ना, ऑनर के कंट्रीब्यूशन के अलावा, कैपिटल के अलावा, वो इनकम होगी। और अगर ड्राइंग्स के अलावा इक्विटी में डिक्रीज आएगा, अदर देन कंट्रीब्यूशन मतलब ड्राइंग्स के अलावा जो इक्विटी के अंदर डिक्रीज आएगा एक्सपेंस होगा, और कैपिटल से जो इक्विटी में इंक्रीज आएगा उसके अलावा वो इनकम होगी। तो इनकम की डेफिनेशन क्या होगी? अराइज फ्रॉम इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, रिजल्टिंग द इंक्रीज इन इक्विटी अदर देन ऑनर कंट्रीब्यूशन।
क्योंकि वो कैपिटल होता है। फिर रेवेन्यू क्या होता है, आपको पता है रेवेन्यू सेल को कहते हैं। जो कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी से होगा, कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी का मतलब पता है ना, इन्वेंट्री सेल करके या सर्विसेज देकर, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। और अदर देन, उसके अलावा जो एक्टिविटी से हमें इनकम आएगी वो अदर इनकम हो जाएगी। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाता है, डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट होता है किसी से भी। यानी रेवेन्यू किसे कहते हैं, जो हमें इन्वेंट्री सेल करके, सेल हमारी जो मेन इनकम होती है, और इसके अलावा जो इनकम होती है उसे हम अदर इनकम कहते हैं। तो एक्सपेंसेस में भी बिल्कुल ऐसा ही, एक्सपेंसेस अराइज इन द नॉर्मल एक्टिविटीज सच एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरी, रेंट। तो कहता है कुछ और एक्सपेंसेस भी होते हैं, लॉस से, सच एज लॉस ऑन डिस्पोजल, उसको हम अराइजिंग फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय द फायर। लो जी, ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का फॉर्मेट है, ये आपको आता है, ये मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बता दें। कहता है जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है ना, ये होती है एट अ पॉइंट इन टाइम, हम लिखते हैं एज एट। कहता है किसी एक दिन को बताई जाती है। और जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है वो होती है फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर, टू द बिजनेस। कहता है जो प्रॉफिट होता है वो ओनर को बिलोंग करता है, इसलिए हम उसकी इक्विटी में ऐड कर देते हैं। कहता है जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो पॉइंट इन टाइम होती है, जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है वो नेट प्रॉफिट होता है पूरे साल का, और प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है, बिजनेस के ऑनर को। हाँ जी, रिकग्निशन, ये चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। रिकग्निशन क्या है कि जब भी आप किसी भी ट्रांजैक्शन को बुक कीपिंग के अंदर ऐड करते हो, उसे हम कहते हैं रिकग्निशन। मतलब डबल एंट्री पास करने को रिकग्निशन कहते हैं। और कॉस्ट तो आपको पता है, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट या वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन टू एक्वायर एन एसेट। फिर वो कहता है जी एक ग्रॉस अमाउंट होती है। कहता है एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, कोई भी उसमें कुछ भी माइनस ना करें तो उसे ग्रॉस कहते हैं, और अगर कुछ माइनस करके लिखें तो उसे नेट अमाउंट कहते हैं। ये तो यहां से कभी कभी वो एक सवाल बना देता है, ग्रॉस अमाउंट किसे कहते हैं, बगैर कोई चीज माइनस किए तो ग्रॉस, और अगर कुछ माइनस कर दें तो नेट अमाउंट। सेल लेस से रिटर्न लेस डिस्काउंट, क्या जैसे ये है ग्रॉस सेल्स और ये है नेट सेल्स। ये डेटर्स हैं ग्रॉस डेटर, और उसमें से प्रोविजन माइनस करो तो उसे बोलेंगे नेट डेटर्स। गॉट इट? चैलेंज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ये हम फाइनल अकाउंट के साथ डिस्कस करते हैं। वैसे ये हमने पढ़ लिया हुआ है, मैं चाहता हूं कि इसका लास्ट, ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको पता है। एसेट्स, एक्सपेंस और ड्राइंग्स बढ़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट। लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट। ये पेपर में सवाल आ जाता होता है। ठीक होगी बात? और इसमें एक इंतहाई इंटरेस्टिंग बात मैं बताने लगा हूं, ये आपने पढ़ लेना है, ये चीजें कोई मसला नहीं करेंगी आपको, और ये लाजमी करना है सवाल इसका, वो डेबिट क्रेडिट ही करना है। ठीक है, ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट हैं, ये सारी एग्जांपल लाजमी करनी है। एक बात मैं आप लिखने लगा हूं, इनकम, एक्सपेंस एंड ड्राइंग्स, ये आगे आएगा भी सही, इसकी क्लोजिंग एंट्री होती है। मतलब ये हर साल का अलग होता है, उसी साल क्लोज हो जाता है। इनकम जिस साल की होती है बस उसी साल रहती है, अगले साल नहीं जाएगी। एक्सपेंस जिस साल होगा बस उसी साल आएगा, अगले साल नहीं जाएगा। ड्राइंग्स भी हर साल की अपनी होती हैं। बट एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल या इक्विटी, ये बैलेंसिंग फिगर होती है इनकी।
बैलेंसिंग एंट्री या बैलेंसिंग अमाउंट होती है, मतलब ये आगे आगे भी ट्रांसफर होते हैं। जैसे इस साल एसिड खरीदा, अगले साल भी इस्तेमाल होगा, उससे अगले साल भी लायबिलिटी भी हो सकती हैं, कैपिटल भी रहता है। तो इनकम एक्सपेंस और ड्राइंग्स की क्लोजिंग एंट्री होती है, एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर होती है। गॉट इट? चलें जी, वैसे थोड़ा सा टाइम है, हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि हम सिर्फ फाइनल अकाउंट का सवाल करें इसके बाद। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। ये देखिएगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या चीज़ है। ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये जो आप एसओसीआई बनाते हो ना और एसओएफपी बनाते हो, इसको कहते हैं। कहते हैं इसका मकसद क्या है, ये हमने पढ़ लिया पहले। कहता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिपोर्टिंग एंटिटी, मतलब बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी जिसका आप एसओसीआई और एसओएफपी बना रहे हो। कहता है किसको? कहता है एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल इन्वेस्टर, लेंडर्स या अदर क्रेडिटर्स को। वो कहता है कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। कौन सी इंफॉर्मेशन? सेल कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, एसेट्स कितने पड़े हुए हैं, लायबिलिटीज कितनी है। तो कहता है द फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द पीरियड एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड। कहता है जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो साल के एंड में बताया जाता है कि एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, और जो परफॉर्मेंस है वो पूरे साल की होती है। फिर वो कहता है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता कौन है। देखें जी, तीन तरह के बिजनेस होते हैं। एक होता है सोल ट्रेडर का, एक होता है जनाब पार्टनरशिप, और एक होता है जनाब कंपनी। कहता है जी सेल्स, जो सोल ट्रेडर है ना, ये चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाए या ना बनवाए, कंपल्सरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उसके ऊपर कोई टैक्स लगता है या उसने अगर लोन लेना है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकता है। कौन बनाएगा? वो खुद भी बना सकता है या वो किसी से बनवा भी सकता है। मत पहली बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कंपल्सरी नहीं है। हाँ, अगर वो बना लेता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसका ऑडिट करवाना कंपल्सरी नहीं है। हाँ, अगर वो टैक्स पर्पस के लिए ऑडिट करवाना पड़ता है या लोन लेने के लिए, होता क्या है कि अगर उसका टैक्स गलत निकल रहा है तो एफबीआर कहेगा कि मुझे ऑडिट करके बता। या लोन लेने जाता है तो बैंक वाला कहता है जी मुझे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट चाहिए, लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, बनाएगा कौन? वो खुद बना ले या खुद किसी से बनवा ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। पार्टनरशिप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट टैक्स और लोन के लिए बनाई जाती है। जी हाँ जी, हाँ जी सर ये जो सोल ट्रेडर है, तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, तो जब टैक्स लगता है उसके ऊपर, तो वो तो यही कहते होंगे ना कि ऑडिट कंपलसरी, यानी कि नहीं होता उसके अंदर कि अगर टैक्स उन्हें नहीं, शक हो तो ही वो ऑडिट करेंगे। तो ही ऑडिट करवाते हैं, वरना नहीं। पार्टनरशिप में क्या होता है? ओके सर। माइक ऑफ करें प्लीज। पार्टनरशिप में क्या आता है? कोई भी पार्टनर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकता है या वो भी किसी से बनवा सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं। और इनके लिए भी ऑडिट करवाना कंपल्सरी नहीं है। वही टैक्स और लोन के लिए ऑडिट करवाना है तो करवा ले। कंपनी के लिए हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर ऑडिट करवाना जरूरी है। और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मैनेजमेंट की, जिसे आप डायरेक्टर कहते हो। ये शेयर होल्डर की जिम्मेदारी नहीं, मालिकों की जिम्मेदारी नहीं होती फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, डायरेक्टर्स की या मैनेजमेंट की। और डायरेक्टर ही मैनेजमेंट होते हैं और इसका हर साल ऑडिट भी होता है। अब अगली बात, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्यों लोग इस्तेमाल करते हैं और वो कौन लोग हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं, यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन है और वो क्यों इस्तेमाल करते हैं। यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन है और वो क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। ये सवाल, इसमें से एक या दो सवाल आपको लाजमी पेपर में आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट
को कौन कौन लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो जो ये आप बनाते हो ना एसओसी और एसओएफपी, कौन लोग इसको देखते हैं और क्यों देखते हैं? तो एक तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर देखेंगे जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसे आप लोग शेयर होल्डर भी कहते हो। वो ये देखते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ, उन्हें डिविडेंड कितना मिलेगा, उस कंपनी के शेयर रखें या बेच दें या नए खरीदें। यानी इन्वेस्टर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए देखते हैं कि उनको हर साल डिविडेंड कितना मिल रहा है, और दूसरा वो जो उन्होंने शेयर खरीदे हुए कंपनी के, क्या वो बेच दें, क्या वो रख लें या नया खरीद लें। लैंडर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी को लोन दिया होता है, वो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि भाई जो ये हमारा इंटरेस्ट पे कर देंगे या नहीं, मतलब ये हमारा इंटरेस्ट टाइम पे करेंगे, और जब वो प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं ओरिजिनल लोन, प्रिंसिपल अमाउंट किसे कहते हैं, ओरिजिनल लोन, कि जब डेट आए व्हेन ड्यू, क्या ये पे कर देंगे या नहीं। फिर सप्लायर, और सप्लायर कौन होते हैं, क्रेडिटर्स। वो भी तो परेशान होंगे ना कि भाई जब हमने इनको उधार पे स्टॉक दिया हुआ है तो क्या हम इनसे लॉन्ग टर्म रिलेशन रखेंगे और क्या ये हमारे पैसे वक्त पे कर देंगे या नहीं। फिर कस्टमर, ये सारे यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। कस्टमर क्यों देखते हैं, कस्टमर ये देखते हैं कि क्या ये अर्ली पेमेंट के ऊपर हमें कोई इंसेंटिव देते हैं, वो कैश डिस्काउंट अलाउड करते हैं या नहीं, हम इनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन रखें या नहीं। फिर कौन हो सकते हैं, 4 हो गए, 5वां कौन हो सकता है, मैनेजमेंट वो लोग जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई होती है। जाहिर सी बात है वो तो देखेंगे ना कि जो उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, या उनको जो तनख्वाहें मिल रही हैं, जो उनको रिम्यूनरेशन मिल रहे हैं, उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसके लिए, क्योंकि एसओसीआई और एसओएफपी के अंदर सब कुछ लिखा होता है। फिर एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट क्यों देखती है, गवर्नमेंट मेन टैक्स के लिए कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना होता है, या फिर ये देखना होता है कि वो काम लीगल चल रहा है या नहीं, कोई एनवायरमेंटल इशू तो नहीं आ रहे, कोई स्मोक की वजह तो नहीं बन रही है। फिर जनरल पब्लिक भी इस्तेमाल करती है, लेकिन पेपर में सवाल आता है कौन कौन इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं। चले जी, अब हम किताब से पढ़ते हैं। पहले तो मैंने आपको बताया कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप बिजनेस में देयर मे बी नो ऑब्लिगेशन टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर देन टैक्स या लोन। बात समझ लगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, विच द ओनर्स या पार्टनर आर रिस्पॉन्सिबल, दे माइट एम्प्लॉय अ पर्सन या पर्सन्स टू मेंटेन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। वो किसी बंदे को मुलाजमत पे भी रख सकते हैं बनाने के लिए, या खुद बनाएंगे। कंपनी मस्ट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर शेयर होल्डर, और इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर, और वो डायरेक्टर अपना काम किसी इंप्लॉय से भी करवा सकता है। फिर ये आपने वही चीजें हैं कि सोल ट्रेडर पार्टनरशिप की रेगुलेरिटी कौन कौन सी करनी है, ऑडिट का मसला है, ये गैप और आईएफआरएस मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपने पढ़ने जरूर हैं। लो जी, ये आ जाए इन्वेस्टर यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और क्यों इस्तेमाल करते हैं, इन्वेस्टर क्यों इस्तेमाल करता है, वो कहता है कि वो ये जानना चाहता है कि वो नए शेयर खरीदे, उसके पुराने अपने पास रखे या पहले वाले भी बेच दे। अगर कंपनी की रिप्यूट बढ़ रही है वो और खरीद लेगा, अगर कंपनी लगता है डूबने वाली है तो बेच देगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आल्सो गिवन इंडिकेशन टू द डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट। तो याद रखे इन्वेस्टर या शेयर होल्डर एक ही बात है, वो सिर्फ उनका ये जरूरत है शेयर खरीदे बेचे या होल्ड करे और डिविडेंड। लैंडर जिसने कंपनी को उधार दिया है वो क्यों पड़ता है, वो कहता है क्या वो कंपनी का इंटरेस्ट पे कर रहा है, या जब मैच्योरिटी आए तो वो लोन पे कर देगा। वो प्रॉफिट से पता चलेगा ना,
और उसके एसेट से पता चलेगा। सप्लायर क्यों देखता है कि द सप्लायर फाइनेंस इसलिए करता है कि जो क्रेडिट पे उसने चीजें दी हुई हैं दे माइट सेफली अलाउ टू द एंटिटी, कि भाई वो इसको दे दे, उधार दे दे या ना दे। गवर्नमेंट किस लिए देखती है? टैक्स लगाने के लिए या बाकी कानून के लिए कि वो बाकी कानून फॉलो हो रहे हैं या नहीं। पब्लिक, वो कहता है जी जनरल पब्लिक देखती है पेपर में क्या आएगा, वो एक नीड बता देगा और कहेगा कि बताओ ये नीड किसकी है, इन्वेस्टर की है, सप्लायर की है, कस्टमर की है। इस तरह सवाल आएगा पेपर में। कहता है पब्लिक किस लिए करती है? कहते हैं पब्लिक को इंटरेस्ट क्यों होता है? तो कहते हैं एंटिटी मे बी सब्सटेंशियली कंट्रीब्यूशन टू द लोकल इकोनॉमी, के नंबर ऑफ पीपल वहां इंप्लॉय होते हैं और वो जो सप्लायर होते हैं लोकल सप्लायर उनका भी फायदा हो रहा होता है। इसलिए पब्लिक वहां देखती है कि यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है, जॉब वगैरह की अपॉर्चुनिटी, या उनको कोई वो सेल परचेज कर सकते हैं, उनके साथ कोई डीलिंग कर सकती हैं। इंप्लॉय क्यों देखेंगे? इंप्लॉय का ज्यादा क्या होता है? कहता है फाइनेंशियली स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ देयर एम्प्लॉयर। अक्सर यहां से लोग ना फंस जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये जो नीड है ना, ये है शेयर होल्डर की। याद रखें, शेयर होल्डर को डिविडेंड से मतलब है या जो उनके पास शेयर्स हैं उससे मतलब है। इंप्लॉय ये देखता है कि जो उनका एम्प्लॉयर है, मतलब उसकी जो कंपनी है, एम्प्लॉयर मतलब कंपनी, जो उसकी कंपनी है वो स्टेबल है या नहीं। ये ना हो कि मैं इस पे जॉब करता रहूं, ये कल को डूब जाए और मैं किधर जाऊंगा। फिर दूसरा क्या उसको लालच होता है? द असेसमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी कैन हेल्प एम्प्लॉइज टू रीच पे हायर वेजेस, प्रोवाइड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर। कहता है जब वो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी ना, तो एम्प्लॉय को ऐसा लगेगा कि मेरे भी फ्यूचर में आकर सैलरी बढ़ने के चांसेस हैं या उसकी प्रमोशन के चांसेस हैं। कस्टमर क्यों देखता है? वो देखता है कि फाइनेंशियली वो स्ट्रेंथ है या नहीं, यानी आने वाले दिनों में क्या वो रिलाय कर सकता है कि इसी से चीजें खरीदा करे। मैनेजर्स मतलब के मैनेजमेंट, कहता है ये क्यों देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट? वो कहता है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको बनाने के लिए, इसलिए उन्हें सारी इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि उन्हें सारी इंफॉर्मेशन का पता होगा तो ही चलेगा ना काम। लॉ मेरे भाई हमारा पहला चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। आपने करना क्या है मेरे भाई, ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। और मैं कंप्रीहेंसिव एग्जांपल की कुछ आपको बताता हूँ जो आपने लाजमी करनी है, क्योंकि ये चैप्टर में से सवाल काफी ज्यादा आते हैं, तो सारे करने हैं, टोटली कुछ नहीं छोड़ना। पहला सवाल भी करना है इसका, इसकी कंप्रीहेंसिव इनकम, ये भी दूसरा भी करना है, मतलब दूसरा सवाल भी करना है आपने, इसका आपने सारे सवाल करने हैं। ठीक है, इसके आपने कंप्लीट सवाल करने हैं। तो ये कंप्लीट चैप्टर हमारा हो गया। मैं आपको कल इसका 9 बजे टेस्ट सेंड करूंगा। ठीक है, आपने हर हाल में ये कंप्लीट करना है। कल 9 बजे टेस्ट मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक होगी बात। प्लस आपने करना क्या है कि आपने ना चैप्टर नंबर 2 भी तैयार करना है, वो आपने पढ़ा हुआ है सारा। अगर आप कहते हो तो सिर्फ चैप्टर नंबर 1 तैयार कर लो, बट मेरे ख्याल में हमारे पास टाइम शॉर्ट है। शॉर्ट तो नहीं है, अगर आपने पिछले चैप्टर तैयार कर लिए ना फिर तो शॉर्ट नहीं है। फिर तो हमारे आप ना कल चैप्टर 2 कर लेते, परसों चैप्टर 3 कर लेते। ठीक है, तो सर आपने कल करना खाली ऐसा चैप्टर है। 1 का टेस्ट दे दें। सर खाली ठीक है, चैप्टर चैप्टर 1 का नंबर 1 टेस्ट दे दें, का, चैप्टर 2 कल कर लेंगे। ओके ओके, चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट करेंगे 9 बजे। प्लस हम ना नमाज के बाद ना, मगरिब की नमाज के बाद फिर इस फाइनल अकाउंट का सवाल करते हैं। ठीक है, या मैं उसका ना आपको शेयर कर दूंगा उसका सवाल, एक उसका सोल्यूशन। ठीक है, तो आप मगरिब की नमाज के बाद मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।